नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मेरा नाम है श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार का चुनाव दिल्ली की राजनीति तय करेगा। महागठबंधन प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में मांगा वोट। अमित शाह बोले, लालू राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। महागठबंधन में न नेता है न नीति। जयपुर में फिर बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 10 वाहनों को मारी टक्कर, 3 की मौत। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कई राज्यों के मुख्य सचिव रहे मौजूद। अमेरिका में शटडाउन की वजह से बिगड़े हालात, उड़ानों में देरी के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मोतिहारी के कोटवा हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा कल्याणपुर विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज यादव के समर्थन में आयोजित की गई थी। सभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार का यह चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा, बिहार में इस बार बदलाव की लहर है। यहाँ के लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं और इस बार जनता ने ठान लिया है कि अब बदलाव जरूरी है। बिहार के युवा आज रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जबकि बीजेपी केवल झूठी घोषणाएं कर उन्हें ठग रही है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव युवाओं के लिए नौकरी ला रहे हैं, वहीं बीजेपी फिर से झूठे वादे से जनता को उलझन में करने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। सीतामढ़ी की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आपको बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी बता देता हूं। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन में न नेता है न नीति है। मालूम ही नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। और सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सभा की। उन्होंने कहा, देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है, ये फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बेकाबू डंपर ने 10 वाहनों को टक्कर मार दी है। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कार को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित डंपर पलट गया। इस दौरान कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। घटना हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी रोड की है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और मुख्य मार्ग का यातायात भी डायवर्ट कर दिया गया है। दरअसल बेकाबू डंपर ने 10 वाहनों को टक्कर मारी। इन 10 वाहनों में कार और बाइक दोनों शामिल है। गंभीर रूप से घायलों को एसएमएस अस्पताल लाया गया है। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 7 नवंबर को आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात पर संज्ञान लिया कि अधिकतर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित हैं। कोर्ट ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट के अनुरोध वाले आवेदन को अनुमति दे दी है और इस बात को संज्ञान में लिया कि प्रधान सचिव अदालत में उपस्थित हैं। पीठ ने कहा कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। सुनवाई शुरू होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अधिकतर राज्यों ने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। पीठ ने कहा, फैसले के लिए 7 नवंबर की तारीख सूचीबद्ध की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की प्रत्यक्ष उपस्थिति अब जरूरी नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा कि आदेशों के अनुपालन में चूक होने पर मुख्य सचिवों की उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी। आमोद तालुका कांग्रेस कमेटी का किसानों के हित में तीव्र आंदोलन, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। आमोद तालुका कांग्रेस कमेटी ने अन्न उत्पादक जगत की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के हित में एक तीव्र आंदोलन और प्रदर्शन का आयोजन किया है। आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आमोद मामलतदार को एक लिखित ज्ञापन देकर बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति के लिए तत्काल सहायता और विशेष राहत पैकेज की मांग की। कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण मूंगफली, धान, कपास सहित खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसानों के मुंह की रोटी छीन गई हो।
एक और प्रकृति की मार तो दूसरी ओर राज्य सरकार की लापरवाही के कारण किसान आर्थिक रूप से तबाह हो गए हैं। पिछले 7 सत्रों में चक्रवातों, भारी बारिश और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार सिर्फ राहत पैकेज की घोषणा करके संतुष्ट हो गई है, लेकिन असल में किसानों को घोषित सहायता का केवल 30 से 35% ही मिल रहा है। किसान अपने फसल ऋण चुकाने में असमर्थ हैं और आगामी सर्दियों के मौसम के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित जरूरी मांगे रखी। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, सरकार की फसल बीमा योजना तुरंत लागू की जाए, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का सर्वेक्षण करके एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान देश भर के किसानों के 68,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए थे। उसी तरह गुजरात के किसानों को भी वास्तविक राहत दी जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भरूच जिला कांग्रेस अध्यक्ष, आमोद तालुका कांग्रेस अध्यक्ष और कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमोद पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस कमेटी ने अंततः चेतावनी दी कि अगर सरकार तत्काल राहत पैकेज की घोषणा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। इसके बाद 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। आज पीएम मोदी की कोसी सीमांचल में जनसभा होगी। पीएम मोदी 2 जिलों के 30 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। चुनाव के पहले चरण को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 3 से 7 नवंबर तक सीमा पूरी तरह सील रहेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच आवाजाही पर पूरी तरह बैन रहेगा। भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कहा है कि उनके हाथ जितनी मछली लगी है उससे कम ही वोट उन्हें मिलेंगे। हम वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महुआ में जनसभा के दौरान कहा कि पीएम बिहार में कट्टे की बात करते हैं, जबकि गुजरात में वे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, आईटी पार्क की चर्चा करते हैं, जिसकी जैसी सोच वैसी भावना है। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सीएम नीतीश कुमार की भागलपुर जिले में 3 चुनावी सभा है। गोपालपुर सीट के 3 टंगा में मुख्यमंत्री की पहली सभा की। गोपालपुर में जेडीयू ने सिटिंग विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर लोकसभा चुनाव के समय आरजेडी से जेडीयू में आए बुलो मंडलों को उम्मीदवार बनाया है। सभा में नीतीश कुमार ने कहा, पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चा लड़का लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया। 3 टंगा के बाद सीएम की कहलगांव के गोराडीह में सभा हुई। इसके बाद तीसरी सभा सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के करहरिया स्थित देवी प्रसाद महतो उच्च स्कूल के मैदान में होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा पहुंचे हैं। केवटी विधानसभा क्षेत्र के पिंडारूच बलुहा मैदान में एनडीए समर्पित बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजद कांग्रेस का एक पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी है। ये लोग राम के विरोधी हैं। इन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है, हमारी आस्था के साथ साथ खिलवाड़ करते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी घोर हिंद द्रोही, रामद्रोही और मां जानकी के विरोधी है। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। कांग्रेस ने कहा था राम है ही नहीं। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, आज लखनऊ से दरभंगा आने में 45 मिनट लगते हैं। दरभंगा का मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। रामलला अगर अयोध्या में रहेंगे तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी की विराजमान होगी। ये अच्छी सरकार चुनने का फायदा होता है। मोदी जी ने मखाना को पहचान दिलाई है, आज बिहार में क्या नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार है कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। ट्रंप पहले ही रक्षा मंत्रालय, पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। सूरत जिले के कोसांबा इलाके से एक खबर सामने आई है, जहां हाईवे किनारे एक ट्रॉली बैग से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। इस खबर के फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कोसांबा के पास की है, जहां सड़क किनारे रखी एक संदिग्ध ट्रॉली बैग देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और बैग खोला तो अंदर 25 वर्षीय महिला का शव मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के दोनों पैर बांधकर उसे महज 2 फीट की छोटी ट्रॉली बैग में दोहरा मोड़ कर भर दिया गया था।
कोसंबा पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक मृतक के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन शव का चेहरा काला पड़ चुका है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार महिला की बेरहमी से हत्या की गई है और उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को इस तरफ फेंका गया है। कोसंबा थाने के पीआई खाचर ने बताया कि महिला की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। उसके हाथ पर टैटू बना हुआ है, जिसके आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। संभावना है कि वह परप्रांतीय हो सकती है। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही कोसंबा पुलिस के साथ साथ सूरत जिला पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हत्या कहां हुई, शव यहां कैसे लाया गया और महिला कौन थी, इन सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच से ही मिल पाएंगे। फिलहाल हाईवे किनारे ट्रॉली बैग में मिले महिला के शव ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही टैटू और अन्य सुरागों के आधार पर मृतका और उसके हत्यारे की पहचान उजागर कर दी जाएगी। दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हुई आकस्मिक बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश का असर अब सूरत के सब्जी बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से कई सब्जियों की फसल खराब हो गई है, जिससे बाजार में आवक घटी और कीमतें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। दक्षिण गुजरात में हुई लगातार बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से तुअर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, केला, टमाटर और पापड़ी जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सूरत की सरदार मार्केट में सब्जियों की आवक में करीब 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर बैंगन, तुअर और पापड़ी जैसे सर्दी की फसलें तैयार होने की स्थिति में थी, लेकिन बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। हालांकि 2 दिनों से मौसम साफ होने और धूप निकलने से स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की आवक सामान्य होने की उम्मीद है। सूरत के पांडेसरा क्षेत्र बोटली बॉय 4 रास्ता के पास एक दुर्घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एक अज्ञात वाहन चालक ने सड़क पार कर रहे राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पांडेसरा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक की पहचान और वाहन की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शव को नजदीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जा रही है। सूरत में 13 तुझको अर्पण के अंतर्गत कार्यक्रम 1 करोड़ 14 लाख मुद्दा माल शिकायतकर्ताओं को दिया। सूरत के अमरोली क्षेत्र स्थित आरबी पटेल कॉलेज छापरा भाटा रोड में आज 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अमरोली पुलिस स्टेशन द्वारा चोरी और लूट के विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मुद्दामाल को मालिकों को वापस सौंपा गया। कुल लगभग 1 करोड़ 14 लाख 35 हजार रुपए मूल्य का मुद्दामाल शिकायतकर्ताओं को लौटाया गया। इसमें कारें, मोबाइल फोन समेत कई कीमती वस्तुएं शामिल थी। यह पहल पुलिस द्वारा जनता का विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। सूरत में महिला गुना प्रतिबंध शाखा और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने एक बड़े दुर्व्यवहार रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर 2025 को पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर टीम ने सूरत के वीआर स्क्वायर शॉपिंग मॉल में स्थित कंफर्ट कॉटेज होटल में छापा मारा। पुलिस जांच में सामने आया कि यहां दलाल रतन महादेव गयान उर्फ राजू द्वारा महिलाओं की बुलाकर होटल में ग्राहकों को शरीर सुख के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राहकों से वसूली गई रकम में से हिस्सा लेकर वह खुद आर्थिक लाभ कमाता था। इतना ही नहीं, होटल संचालक पीयूष भाई लीला भाई देसाई भी इस गैरकानूनी धंधे में शामिल था। जब ग्राहकों को जगह की जरूरत होती तो वह होटल के कमरे पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ इमरोल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 भारतीय महिलाओं को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया और उनका काउंसलिंग भी कराई गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, कुछ नकद पैसे का मुद्दामाल जब्त किया है। महिला सुरक्षा, मानव तस्करी के खिलाफ सूरत पुलिस की यह कार्रवाई एक सशक्त संदेश देती है कि शहर में ऐसे अवैध धंधों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सूरत से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नाबालिग से बदसलूकी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। सूरत के लालगेट इलाके में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ डराने धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने किशोरी को प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर चाकू जैसी चीज गले पर रखकर धमकी भी दी थी। लालगेट पुलिस ने आरोपी परवेज उर्फ मोहम्मद मोइन आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 30 साल का विवाहित गैराज मालिक है और पुलिस के अनुसार वह पिछले 2 वर्षों से किशोरी का पीछा कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी लगातार किशोरी पर दबाव डाल रहा था कि वह उससे प्रेम संबंध बनाए और शादी के लिए राजी हो। विरोध करने पर उसने किशोरी के गले पर चाकू जैसा हथियार रखकर कहा कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। किशोरी ने घटना की पूरी जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद परिवार ने लालगेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।
पुलिस अब भी यही जांच कर रही है कि परवेज के खिलाफ अन्य थानों में भी महिलाओं से छेड़छाड़ या धमकाने की कोई शिकायतें दर्ज हैं या नहीं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना में फूलों से सजी गाड़ी से 2.8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। दिनकर चौक से शुरू हुआ रोड शो करीब 40 मिनट तक चला और उद्योग भवन पहुंचकर खत्म हुआ। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, महिलाओं ने छत और बालकनी से पीएम की आरती उतारी। कई जगह फूलों की बारिश भी हुई, कहीं छोटे छोटे बच्चे बीजेपी का फ्लैग लिए खड़े दिखे। पीएम ने सिर झुकाकर अभिवादन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए कानून के तहत की गई। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनमें मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल वाला घर और दिल्ली का रिलायंस सेंटर है। इसके अलावा ईस्ट गोदावरी में कई जमीन, ऑफिस और फ्लैट को भी अटैच किया गया है। ईडी की जांच के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने जनता और बैंकों के लिए गए पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। 2017-2019 के बीच यह बैंक ने आरएचएफएल में लगभग 2900 करोड़ रुपए और आरसीएफएल में भी 2045 करोड़ रुपए निवेश किए थे। तेलंगाना जिले के मिर्जागुड़ा में टीजीएसआरटीसी बस को एक टिप्पर ने टक्कर मार दी है। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायलों के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 5 बजे के आसपास हुआ है। कंकड़ से भरी लॉरी की टक्कर के बाद बस के ऊपर और अंदर भी कंकड़ भर गया। स्थानीय पुलिस ने कहा, रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत खानपुर गेट के पास एक टीजीएसआरटीसी बस और ट्रक के बीच हुई सड़क दुर्घटना हुई। कई यात्री घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। इसी को लेकर आज से राज्य भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी पहल में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। MARD यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वप्नील केंद्रे ने कहा कि सरकार ने सतारा की डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। डॉक्टरों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो IOPD और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएगी। साथ ही MARD की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रावणी कद्रे ने कहा कि जब तक डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिलता और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि सातरा के फलटड़ में तैनात डॉक्टर संपदा मुंडे का शव हाल ही में एक होटल में मिला था। सुसाइड नोट में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी सहित कुछ लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब डॉक्टर समुदाय एकजुट होकर न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। सतारा जिले में डॉक्टर की आत्महत्या मामले ने राज्य भर के डॉक्टरों में गुस्सा भड़का दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT बनाकर की जाए। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य भर के लगभग 30,000 डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हैं। इस दौरान OPD सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि एडमिट पेशेंट्स का इलाज और इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये थी अब तक की खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Yeah.